हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। स्टार महोदय, वहाँ के भ्रष्टाचार पर हमला होता है तो भ्रष्टाचार के छोटे छोटे घाट सुरक्षित नहीं कर सकते। हमारे देश में भी अब यही होगा। लोग कहने लगे थे कि हमारे देश के कानून में कमियां हैं। वर्तमान व्यवस्था मिटाने के लिए नए कानून की जरूरत है। एक उदाहरण चुनाव कानूनों का भी है। न जाने कितने वर्षों से चुनाव सुधार की मांग की जाती थी। राजनेता स्वयं चुनाव सुधार के लिए संकल्प व्यक्त किया करते थे। इसके लिए एक गोस्वामी आयोग का गठन भी किया गया था। उसे लागू करने के लिए संसद में संकल्प भी लिया गया था, लेकिन कुछ विशेष नहीं किया गया। बिना किसी चुनाव सुधार कानूनों के चुनावी वातावरण में जो बदलाव आया है, इससे क्या अर्थ निकलता है? यही न कि यदि वर्तमान कानूनों को ही सही से व्यवहार में लाया जाए तो दिखाई पड़ने वाली अनेक कमियां समाप्त हो जाएंगी। वास्तव में हमारे देश में कानून की कमी नहीं है, बल्कि उसके प्रति आदर भाव या डर की कमी है। जब लोग कानून का आदर करें तब तक कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे लोग समाज में बहुत कम होते हैं, इसलिए डर का महत्व ज़्यादा है। आज सभी स्तरों पर कानून का उल्लंघन करने वालों के मन में डर पैदा करने की जरूरत है। यह समाज की अन्य संस्थाओं को जगाकर किया जा सकता है। बड़े घोटाले के पर्दाफाश होने तथा घोटालेबाजों पर कानूनी शिकंजा कसे जाने की घटना के बाद निचले स्तर पर भी लोग कानून तोड़ने से कुछ डरने लगे हैं, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। जरूरत निचले स्तर पर भी अदालतों को ज़्यादा सक्रिय करने की है, तभी कानून की रक्षक अन्य एजेंसियां भी क्रियाशील हो पाएंगे। इसमें समाज के उन वर्गों का सहयोग आवश्यक होगा जो वास्तव में पुरानी भ्रष्ट व्यवस्था से ऊब चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय को भी चाहिए कि वह शिखर पर की जा रही कार्रवाइयों का लाभ नीचे तक पहुंचाने के लिए स्वयं कुछ ऐसे सुधारों की शुरुआत करे जिनसे अदालतों में त्वरित न्याय की कुछ पुरानी व बहुत पुरानी मांग पूरी की जा सके। इससे निश्चय ही सार्वजनिक जीवन की अनेक बुराइयों की मौत हो जाएगी और हम वर्तमान शताब्दी में एक अच्छे समय के वातावरण का अनुभव कर सकेंगे। भ्रष्टाचार ने इस बदलाव की प्रक्रिया को बदरंग कर दिया है। जाति के नाम पर वोट लेकर जीतना और फिर अनेक प्रतिनिधियों द्वारा जीतकर उन्हीं के हाथों बिक जाना, जिनके विरुद्ध बोलते हुए जीत दर्ज की गई हो, आज हमारे देश की राजनीति की एक मुख्य प्रवृत्ति बन गई है। राजनीतिक अनिश्चय के इस दौर में इस तरह की प्रवृत्ति एक साथ दो काम करती है। एक वह राजनीतिक स्थिरता की स्थिति पैदा करती है,
तथा 2 मतदाताओं के मन में जाति के आधार पर मत डालने के प्रति कुछ शंका भी उत्पन्न कर देती है। राजनीतिक निर्णय लेने में इसके कारण लगातार परिपक्वता आ सकती है, जिसके कारण भारतीय राजनीति जाति की जकड़ में बाहर भी जा सकती है। सभापति महोदय, वास्तव में सामाजिक भलाई है क्या? मैं तो इसे समाज की समृद्धता ही समझता हूँ। यदि ऐसा है तो इसमें वे सभी चीजें आ गई जो एक व्यक्ति सोच सकता है: आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। इस तरह यह प्रश्न मानव कार्य प्रणाली और मानव संबंध के सारे क्षेत्र को ढक लेती है। फिर भी यह व्यापक अर्थ अब कभी इसके साथ लगाया नहीं जाता और हम इन शब्दों को बहुत ही अधिक सीमित अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। सामाजिक नेता या कार्यकर्ता अधिकतर अपने को ऐसे कार्यक्षेत्र में कार्य करते हुए समझते हैं जो राजनीतिक कार्य और आर्थिक सिद्धांत से बिल्कुल भिन्न है। वह पीड़ित मानवता को राहत पहुंचाने की चेष्टा करेंगे, रोग और गंदगी के खिलाफ संघर्ष करेंगे, बेकारी और वेश्यावृत्ति को मिटाने की कोशिश करेंगे। वर्तमान नीति में कमी कराने के लिए वे न्याय में भी परिवर्तन कराने का प्रयत्न करेंगे, पर वे समस्या के मूल तक कभी न जाएंगे, क्योंकि वर्तमान समाज के स्वरूप को जैसा का तैसा स्वीकार कर वे उसके महान अन्यासों को हल्का करने में प्रयत्नशील रहते हैं। हमें उस महिला पर ध्यान करने की आवश्यकता नहीं जो यदा कदा गंदी बस्तियों में जाकर दान पुण्य आदि करके अपनी अंतरात्मा को हल्का करना चाहती हैं। समस्या पर इस तरह के ध्यान करने वाले जितने भी कम मिले उतना ही अच्छा है, पर ऊपर जिस संकुचित रास्ते का वर्णन किया जा चुका है उसी तरह अपने सहयोगियों को सेवा में लगे हुए आदमियों की संख्या काफी है। वे काफी अच्छा काम करते हैं और उससे वे दूसरों को चाहे विशेष लाभ पहुंचाएं या न पहुंचाएं, स्वयं वे अनुशासन में दक्ष हो जाते हैं। पर मुझे यह मालूम होता है कि इस अच्छे काम का ज्यादा भाग बर्बाद हो जाता है, क्योंकि यह तो समस्या की सतह को ही स्पर्श करता है। सामाजिक कुरीतियों का एक इतिहास और एक पृष्ठभूमि है। इसकी जड़ हमारे अतीत में है और हम जिस आर्थिक ढांचे में रहते हैं उससे उसका प्रगाढ़ संबंध है। उनमें से कई तो उसी आर्थिक प्रणाली के स्पष्ट परिणाम हैं और अन्य कई धार्मिक कट्टरता और हानिप्रद रीति रस्मों से पैदा हुई हैं। अतः सामाजिक भलाई की समस्या पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार करने में हम अनिवार्यतः बुराइयों की जड़ों में पहुंचकर उनका कारण जानने की कोशिश करेंगे। हम में सत्य की गहरी कूप में देख सकने और साफ साफ कह सकने का साहस होना चाहिए। अगर हम धर्म, राजनीति और अर्थशास्त्र को नजरअंदाज करें तो हम सतह पर ही रहेंगे और हमें न तो आदर ही प्राप्त होगा और न उसका कोई परिणाम ही हो सकेगा। लगभग 2 वर्ष से राष्ट्रीय पुनर्निर्माण समिति से मेरा संबंध रहा है और मेरे अंदर यह विश्वास पैदा होता गया है कि
किसी भी समस्या को अलग करके उसका हल निकाल सकना संभव नहीं है। सभी समस्याएं साथ संबद्ध हैं और वे ज्यादातर आर्थिक ढांचे पर आश्रित हैं। स्टॉप।